नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का हमारा एस्टेट पीआरटी 2012 का पेपर सोल्व करेंगे ईवीएस का। तो आज का हमारा एस्टेट पीआरटी का पेपर रहने वाला है 2012 का। इससे पहले हम काफ़ी पेपर कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। और जिस भी बच्चे को ईवीएस के नोट्स चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिलेगा। आपको जो भी फीस होगी आप वहाँ जाकर मैसेज करिए, आपको बता दी जाएगी। तो चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर एस्टेट पीआरटी का। पहला क्वेश्चन है कि एक छात्र ने दो बक्से लिए। पहले बक्से में उसने सूरज, पानी और हवा के नाम वाली पर्ची डाल दी, जबकि दूसरे बक्से में उसने कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के नाम वाली पर्ची डाल दी। तो पहले बक्से को नाम क्या देंगे? देखिए, सूरज, पानी, हवा ये हमारे क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। तो बोल सकता हूं मैं ये क्या हमारे प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि पहले वाली ही पर्ची के बारे में बताया। प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? पहला आता है नवीकरणीय संसाधन। क्या आता है? नवीकरणीय संसाधन। दूसरा आता है हमारा गैर नवीकरणीय संसाधन। गैर नवीकरणीय, ठीक है। मैंने क्या बताया? प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय और एक गैर नवीकरणीय। अब नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? जो संसाधन हमारे पास क्या है, बहुत सारी अवस्था में या ये कभी भी खत्म ना होने वाले संसाधन हैं, जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन। जैसे कि इसमें भी दे रखा है कि उसमें सूरज हुआ, पानी हुआ, हवा हुई। ये ऐसे संसाधन हैं जो कभी ना खत्म होने वाले हैं, इनका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? नवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। गैर नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जिनका उपयोग हम हमारे पास क्या है, सीमित होता है, या फिर वे संसाधन जिनकी मात्रा हमारे पास लिमिट में है, ये एक समय पर खत्म होने वाले हैं, या जिनका प्रयोग हम एक लंबे समय के बाद दोबारा नहीं कर पाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? गैर नवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। जैसे कि ये भी ऑप्शन में दे रखा है, जैसे कि कोयला हो गया, जैसे कि पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जैसे कि प्राकृतिक गैस हो गया। ये सभी क्या हो जाएंगे? गैर नवीकरणीय संसाधन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो कितने भागों में इसको बांटा हुआ है? अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान सीखने को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? साइंस के लिए प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए इसका प्रायोगिक जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि प्रैक्टिकल करके हम विज्ञान को प्रभावी बना सकते हैं, ठीक है। उसने बोला अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटना को कक्षा में हम दर्शा नहीं सकते? ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं। पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं। संघनन। संघनन क्या होता है? एक प्रकार से गैसीय तरल होता है, या फिर ये बोल सकता हूं एक प्रकार से जल वाष्प, ठीक है। गैसीय तरल भी बोल सकता हूं, गैसीय तरल। जैसे कि आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक लो, ठंडी लो कोल्ड ड्रिंक, और आप उसको ना एक शीशे के गिलास में डालो या किसी भी गिलास में डालो, तो आप देख पाओगे कि जब आपने जो गिलास था, मान के चलिए ये आपका गिलास है, आपने इसमें कोल्ड ड्रिंक डाली, ठंडी कोल्ड ड्रिंक डालने के बाद आप देखोगे कि इसके जो आउटर पार्ट है ना, इस पे गैस के रूप में बूंदे या जल वाष्प की तरह हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? संघनन कहलाएगा। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जब कभी भी आप क्या है एकदम कोहरे वाले इसमें जाते हो, तो आपका जो चश्मा होता है, चश्मे पे क्या है, कोहरा जम जाता है, या तरल पदार्थ या बूंदें जम जाती हैं। कई बार आप ठंडे मौसम में देखना, तो वो भी क्या कहलाएगा? संघनन कहलाएगा। तो ये हम संघनन की प्रक्रिया को क्लास के अंतर्गत दर्शा सकते हैं, ठीक है। फिर है कोहरे का निर्माण। कोहरे का निर्माण भी हम क्लास में दर्शा सकते हैं, क्योंकि जो धूलकण हो गए और जल वाष्प हो गए, इनके साथ हवा में मिलना क्या कहलाएगा? कोहरा कहलाएगा। तो इसको भी हम क्या है, इसके अंतर्गत दर्शाया जा सकता है। फिर है बर्फ से जल का निर्माण, ये भी दर्शा सकते हैं। आप जब कभी भी बर्फ को आप फ्रिज से निकालोगे, तो वो अपने टेम्परेचर, उसका वो टेम्परेचर नहीं रह पाएगा। तो जब भी कभी भी बर्फ बाहर निकलेगी तो वो पिघलना शुरू हो जाएगी, और कुछ समय के बाद या थोड़े ही समय के बाद वो क्या है, पानी में परिवर्तित हो जाएगी। तो इसको भी हम क्या है, क्लास के अंतर्गत दर्शा सकते हैं। हिम गठन। हिम गठन को हम क्लास में नहीं दर्शा सकते। हिम गठन का मतलब है एक प्रकार से आप समझ सकते हो बर्फ, ठीक है, या फिर पाला। तो बर्फ को हम क्लास में नहीं दर्शा सकते, क्योंकि इसके लिए
इसके लिए टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर हमको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से क्या है कम होना चाहिए। तो इससे टेम्परेचर कम होना चाहिए जो कि क्लास में पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हिम गठन की जो प्रक्रिया है इसको हम क्लास में दर्शा नहीं सकते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन, संक्रमण के दौरान किसकी वृद्धि होती है। देखिए सबसे पहले आपको इन सभी के बारे में पता होना चाहिए कि ये हैं क्या। जैसे कि पहला ऑप्शन क्या है, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट क्या होता है, ये किसके अंतर्गत पाया जाता है। देखिए एक प्रकार की कोशिका है जो कि जो बोन मैरो होता है ना उसके अंतर्गत निर्मित होता है। किसके अंतर्गत होता है, ये बोन मैरो के अंतर्गत, जिसको हम बोलते हैं अस्थि मंजा भी बोला जाता है। उसके अंदर क्या है ये निर्मित होता है। काम क्या करता है, देखिए एरिथ्रोसाइट के अंतर्गत एचबी नामक, एचबी का क्या होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है। वो क्या कार्य करता है, जो हमारा फेफड़ा है उससे वो ऑक्सीजन लेता है और हमारे पूरे शरीर के हिस्से में क्या है पहुंचाने का कार्य करता है। तो क्या कहलाता है, एरिथ्रोसाइट कहलाता है। ल्यूकोसाइट क्या होता है, ल्यूकोसाइट आपको मैं बताना चाहूँ, ये WBC नाम सुना होगा। ल्यूकोसाइट को हम WBC के रूप में भी जानते हैं। WBC का मतलब क्या है, वाइट ब्लड सेल। तो इसको वाइट ब्लड सेल के रूप में भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है हमारा, उसमें कमी के कारण क्या है रंगहीन होता है, या कमी के कारण क्या है इसमें जो औसत रक्त है उसका मात्रा क्या है कम हो जाती है। तो इसलिए संक्रमण के दौरान ल्यूकोसाइट की वृद्धि क्या है शुरू हो जाती है। और WBC का या इसका काल कितना होता है, लगभग 12 दिन से लेकर 20 दिन तक क्या है इसका कार्यकाल माना जाता है। प्लेटलेट, प्लेटलेट तो आपने कई बार सुना भी होगा, प्लेटलेट कम हो गई। कई बार आपने सुना होगा कि भाई उसकी प्लेटलेट क्या है काफ़ी कम हो गई हैं तो खतरे में है। तो ये क्या करता है, जो हमारा रक्त होता है ना, रक्त स्राव को रोकने के लिए जो थक्का जमता है उसको बनाने में क्या करता है, ये सहायता करता है या मदद करता है। ठीक है, इसको हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। हीमोग्लोबिन HB, हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा जो ब्लड है उसका रंग क्या होता है, HB के कारण ही हमारे ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो ये भी हम, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सारे के ऑप्शन क्या है कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो इसकी ऊंचाई बताइए। देखिए भाई, माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 1848 मीटर है। कहाँ पर है ये, नेपाल और तिब्बत में स्थित है। ये भी पूछ सकता है कई बार, नेपाल और तिब्बत में स्थित है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। क्लियर। सुनामी के कारण क्या हो सकते हैं, आप सभी को पता है सुनामी भाई कैसे आता है, जब कभी भी भाई जो नीचे हमारी प्लेटें होती हैं उन दोनों का खिसकना, या भूकंप आना, या समुद्र में ज्वालामुखी का विस्फोट होना, ये सभी किसके कारण है, ये सभी सुनामी के कारण है। तो पहला ऑप्शन दिया उसने, एक बहुत गर्म सागर धारा, नहीं, ये हमारा सुनामी का कारण नहीं है। मछली का एक बड़े किनारे पर आना, नहीं, ये भी नहीं है। पिघलते ग्लेशियर, नहीं, इससे क्या होगा, इससे तो टेम्परेचर लेवल बढ़ेगा। ठीक है, पर जो मेन कारण है महासागर के नीचे भूकंप आना, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो मैंने बताया भाई, ज्वालामुखी का विस्फोट होना, ठीक है, उल्का पिंड, या फिर भूकंप आना उसके नीचे, भूस्खलन होना, ये सभी सुनामी के कारण है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कई बार आपसे सुनामी की स्पेलिंग भी देता है इंग्लिश में, तो इसको टी से इसको लिखा जाता है टी सुनामी, टी सुनामी। ठीक है, तो इस प्रकार से कई बार हमको इसकी इंग्लिश में भी स्पेलिंग देखने को मिलती है, तो इसको बोलते हैं हम टी सुनामी। नेक्स्ट है, जैविक पर्यावरण में क्या शामिल है। जैविक पर्यावरण में क्या शामिल है, हालांकि मैं ये टॉपिक बहुत अच्छे से करवा चुका हूं। जैविक पर्यावरण क्या होता है, जो हमारी प्रकृति में पाए जाने वाले जो सभी वनस्पति या जीवों की प्रजातियां शामिल हैं वो क्या कहलाएंगे, जैविक पर्यावरण कहलाएंगे या जैविक घटक कहलाएंगे। तो हमारी प्रकृति के अंतर्गत पाए जाने वाले
क्या जो उत्पादक हैं वो हमारी प्रकृति के अंतर्गत पाए जाते हैं? बिल्कुल पाए जाते हैं। क्या जो उपभोक्ता हैं वो हमारी प्रकृति के अंतर्गत पाए जाते हैं? ये भी पाए जाते हैं। क्या अपघटक हमारी प्रकृति के अंतर्गत पाए जाते हैं? ये भी पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर आ जाएगा। उत्पादक क्या होते हैं? जो एक प्रकार से, और उपभोक्ता क्या होते हैं? उपभोक्ता को भी तीन भागों में बांटा हुआ है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता। अपघटक क्या होते हैं? जो सड़े गले हुए को अपघटन का कार्य करते हैं, ठीक है, उसको बदलने का कार्य करते हैं, तो उसको क्या कहलाते हैं? हम अपघटक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संचालन करती हैं, वयस्क के अंतर्गत ये कहाँ पर निर्मित होती है? लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल जिसको बोलते हैं, आरबीसी। देखिए भाई, ये बोन मैरो के अंतर्गत बनती हैं, बोन मैरो के अंतर्गत ये निर्मित होती हैं, जिसको हम अस्थि मंजा बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्थि मंजा। इसका अगर मैं जीवन काल की बात करूं तो इसका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिन का देखने को मिलता है, और ये बोन मैरो के अंतर्गत बनती हैं। आरबीसी की जब कमी हो जाएगी तो इसकी कमी से अनीमिया रोग हो जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? अनीमिया रोग हो जाता है, अनीमिया रोग हो जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि इसका कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? अगर कब्रिस्तान की बात करें, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो स्प्लीन को कहा जाता है। ये भी आप याद रख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पलहिया, तो इसको इसका कब्रिस्तान बोला जाता है। तो ये कुछ पॉइंट थे आरबीसी से रिलेटेड, ये आप याद रख सकते हैं। तो इसमें पूछा गया था ये कहाँ पर निर्मित होती हैं, तो ये बोन मैरो के अंतर्गत या फिर अस्थि मंजा के अंतर्गत क्या है, हमारी निर्मित होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोन मैरो। अगला क्वेश्चन है, मिथिला जो लोक चित्रकला है ये कहाँ पर देखने को मिलती है? सबसे पहली बात तो आपको इसके बारे में सभी को पता होगा, क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, पर फिर भी थोड़ा बता देता हूं। मिथिला लोक चित्रकला, देखिए ये चित्रकला बहुत प्रसिद्ध है। कहां पर प्रसिद्ध है ये? बिहार राज्य में, क्योंकि मिथिला जो है रामायण की जो सीता का जन्म स्थान है ना, उसको बोला जाता है, और ये बिहार राज्य में स्थित है। इसमें क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं मधुबनी पेंटिंग, तो मधुबनी पेंटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, मधुबनी पेंटिंग में क्या होता है, जैसे कि फ्लोर पेंटिंग हो गई, वॉल पेंटिंग हो गई, इन सभी के रूप में क्या है, इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको अलग अलग प्रकार के, जैसे कि पूजा के समय पर, या कोई फास्ट रखा हुआ है, व्रत रखा हुआ है, या विवाह हुआ है, तो उन चीज़ों पर क्या है, ये उन समय पर आपको इन सभी की पेंटिंग बहुत अच्छी प्रकार से क्या है, सजी हुई मिलती है, या फिर मधुबनी पेंटिंग बोला जाता है। तो उसी को बोला जाता है मिथिला लोक चित्रकला, और ये कहाँ पर है? बिहार राज्य में स्थित है, बिहार राज्य में बनाई जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधुबनी पेंटिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे किसको जोड़ती है? अगर मैं आपको बताना चाहूँ, कोंकण रेलवे ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरती है। कहाँ से? मैंने बताया कोंकण रेलवे महाराष्ट्र से कहाँ पर जाएगी? गोवा, फिर कहाँ जाएगी? कर्नाटक, इनसे होकर गुजरेगी, और लगभग ये पूरे इस कार्यकाल या इस जर्नी के दौरान लगभग 738 किलोमीटर का सफर तय करती है। लगभग कितने किलोमीटर का सफर तय करती है? 738 किलोमीटर का सफर तय करती है। महाराष्ट्र के अंतर्गत एक रोहा स्टेशन पड़ता है। कौन सा? रोहा रेलवे स्टेशन। वहां से ये क्या है, शुरू होती है, और फिर ये सबसे लास्ट में जाकर कर्नाटक के अंतर्गत मंगलोर के पास क्या है, ये सबसे लास्ट स्टेशन इसका देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैंने महाराष्ट्र बताया, महाराष्ट्र में कौन सा स्टेशन बताया मैंने? रोहा स्टेशन। रोहा स्टेशन से शुरू होती है, और कर्नाटक का सबसे लास्ट स्टेशन होता है कौन सा? मंगलोर, और मंगलोर में इसका सबसे लास्ट स्टेशन देखने को मिलता है, वहाँ पर क्या है, ये खत्म होती है।
ठीक है भाई। तो कोंकण रेलवे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगलोर और मुंबई। मुंबई कहाँ पर? महाराष्ट्र। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मादा मच्छर क्यों खून चूसती है? जो मेल है, आपने कभी सुना होगा कि खून मेल चूसता है या फीमेल चूसता है? मेल कभी भी, जो मेल मच्छर होगा वो कभी भी खून नहीं चूसेगा। खाली फीमेल मच्छर ही खून चूसता है। क्यों? क्योंकि जो अंडे प्रजनन करने की प्रक्रिया है उसके लिए उस खून की उसको आवश्यकता पड़ती है। अगर वह खून नहीं चूसेगा तो उसको प्रजनन नहीं कर पाएगा, तो अपने अंडे प्रजनन प्रक्रिया की सहायता के लिए उसको खून चूसने की जरूरत पड़ती है। किसको? फीमेल को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मेल कभी भी क्या है? नहीं खून चूसेगा। आपके कभी भी मच्छर कट करता है तो खून निकलता है या चूसता है, वो ये मान के चलिए वो फीमेल मच्छर है, क्योंकि फीमेल मच्छर ही क्या है? खून चूसने के लिए हमको कट करता है और अंडे प्रजनन के लिए क्या है? वो कट करता है। तो वो जो भी आपको मच्छर कट कर रहा है तो ये मान के चलिए वो फीमेल मच्छर कट कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन, ये तो सभी को पता ही होगा, पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है? आप सभी को है पता है, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण क्या है? देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो अक्सर सभी को पता है, क्लोरोफिल के कारण क्या है? देखने को हमको मिलता है पत्तियों का हरा रंग। ठीक है, इसके अंतर्गत एक धातु भी पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु, Mg जिसको बोलते हैं। तो कई बार पेपर में पूछ लेता है कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम धातु भी पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा के कार्य है? पंचायत के वार्षिक खातों की समीक्षा करना। ठीक है, क्योंकि ग्राम सभा का मतलब गांव से रिलेटेड, जो गांव की सभा है, गांव की सभा मतलब कि जो पंचायत है, पंचायत के जो जितने भी पूरे साल के खाते हैं उनकी समीक्षा करना वो ग्राम सभा का ही कार्य है। तो पहला ऑप्शन क्या है? ठीक हो जाएगा। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं और कार्यक्रम को मंजूरी देनी। ठीक है, जो भी गांव के लिए या समाज से रिलेटेड जो भी योजनाएं बनाई जाएंगी या जो उसके विकास के लिए या गांव की वृद्धि के लिए या गांव को अच्छा बनाने के लिए जो भी हम योजनाएं कर रहे हैं उसको लागू करने के लिए मंजूरी देना ये ग्राम सभा का ही फर्ज बनता है। तो ये भी ठीक है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान करना। ठीक है, जो गांव की सभा है वही तय करती है कि गांव के अंतर्गत लगभग कौन लोग क्या है गरीबी रेखा से नीचे है, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि आजकल हम बता देते हैं, आजकल की भाषा में बीपीएल कार्ड बनाना। अब सरकार बीपीएल कार्ड बना रही है जो गरीबी रेखा से नीचे है। इस बीपीएल कार्ड को बनाने में सहायता कौन करती है? ग्राम सभा ही तो करती है। जो गांव के अंतर्गत लोग रह रहे हैं उनको वही तो डाटा प्रोवाइड करती है कि ये हमारे गांव के अंतर्गत है और इनको इसकी समीक्षा में या इस कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाए। तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक लेखा परीक्षण को व्याहृत करना। ये भी ठीक है। तो इसका राइट सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी जो है हमारा राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में शामिल गैस कौन सी है? देखिए, आप सभी को पता है प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसका उपयोग जो पौधे हैं पौधों द्वारा अपने खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। ठीक है, इस खाद्य पदार्थ बनाने की प्रक्रिया के दौरान जल हुआ, धूप हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये सभी चीज़ें क्या है? शामिल होते हैं। तो मैंने क्या बताया? प्रकाश संश्लेषण क्या प्रक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसका उपयोग पौधों द्वारा अपने खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए किया जाता है। और उन खाद्य पदार्थों के अंतर्गत हमको जल हुआ, भाई धूप हुई या कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ये सभी चीज़ें उसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये शामिल होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? CO2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इसका राइट आंसर CO2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन कई बार आपसे पेपर में पूछता है, गर्म रक्त वाले जीवों को प्रसावित करने के लिए सबसे अच्छी शिक्षण विधि कौन सी है। आपको ये पता होना चाहिए गर्म रक्त वाले कौन से होते हैं जिसको हम, या फिर ठंडे रक्त वाले कौन से होते हैं, कोल्ड वार्म, ठीक है, तो कौन से होते हैं। तो इन सभी के बारे में मैं एक बार पूरी डिटेल से आपको बताता हूँ। देखिए, दो प्रकार के हमको देखने को मिलते हैं, एक वार्म ब्लडेड, ठीक है, और एक हमको देखने पड़ता है कोल्ड। अब देखिए, गर्म रक्त के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, मैमल्स हुए, बर्ड्स हुए, ये सब गर्म रक्त के अंतर्गत आते हैं। मैमल्स, बर्ड्स, मतलब क्या, वे सभी जो भाई टेम्परेचर के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं या उसमें ढाल लेते हैं, वो क्या कहलाएंगे, गर्म रक्त वाले कहलाएंगे। कोल्ड वाले भी होते हैं जो अपने जो टेम्परेचर के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, कोल्ड के अंतर्गत आ जाएंगे। तो कोल्ड के अंतर्गत जैसे कि फिश हो गई, फिश का मतलब क्या है, मछली। मछली को अगर आप उसके जल में रह रही है, अगर उसके टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा गर्म कर दोगे तो वो मर जाएगी, वो ढाल नहीं सकेगी, या उसको बाहर निकालोगे तो वो उसके अंतर्गत उसमें ढल नहीं पाएगी। तो रेप्टाइल्स हो गई, जैसे कि इसी के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ्रॉग हो गया, इसी के अंतर्गत देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, दो प्रकार के होते हैं। मैंने क्या बताया, गर्म रक्त वाले अपने आप के टेम्परेचर के अनुसार ढाल लेते हैं, ठंडे वाले अपने आप को टेम्परेचर के अनुसार ढाल नहीं पाते हैं। मैमल्स और बर्ड्स, तो मैमल्स के अंतर्गत देख सकते हैं आप, जैसे टाइगर हो गया, शार्क हो गई, व्हेल हो गया, बियर हो गया, ठीक है। बर्ड्स के अंतर्गत आप देख सकते हैं पिकॉक हो गया, ओस्ट्रिच हो गया, ईगल हो गया, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, इसी के अंतर्गत देखने को मिलते हैं हमको, ठीक है। और भाई कोल्ड के अंतर्गत मैं बताना चाहूँ, फिश जितनी भी हो गई, स्टार फिश हो गई, ईल फिश हो गई, ये सभी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। रेप्टाइल्स की बात करूँ, टर्टल हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, स्नेक हो गया, ये रेप्टाइल के अंतर्गत आ जाएंगे, और मेंढक हो गया। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो मुर्गी का जीवन चक्र मॉडल है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, वो इस गर्म रक्त वाले जीव के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रॉग तो मैंने बता ही दिया किसके अंतर्गत आता है, फ्रॉग तो कोल्ड के अंतर्गत आता है, क्लियर है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, हमारा बी जो हमारा राइट आंसर माना जाएगा, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में और भी हो सकते थे अच्छे से, पर इसका बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रवाह के निम्न चार्ट का अवलोकन कीजिए। अगर आप किसी ने भी ध्यान से मेरा ऊर्जा प्रवाह का टॉपिक देखा होगा तो मैंने बताया था ऊर्जा प्रवाह एक सीरीज में होता है। सीरीज का कहने का मतलब क्या है, जैसे कि ये हमारा सूर्य है, सूर्य की किरणें आई, उससे भोजन किसने प्राप्त किया, नीचे जितने भी हमारे पेड़ पौधे थे, इनके द्वारा क्या है, भोजन प्राप्त किया गया। मतलब कि सबसे पहले किससे आएगा, ट्री पे आएगा, ठीक है। ट्री के बाद क्या होगा, जो भी हमारे प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, जो शाकाहारी होंगे, वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा, जो द्वितीयक उपभोक्ता होंगे, फिर क्या आ जाएगा, जो तृतीयक उपभोक्ता होंगे, फिर क्या आ जाएगा, जो फोर्थ उपभोक्ता होंगे। तो इस प्रकार से ये सीरीज में चलता है। ऑप्शन के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं क्या है। सबसे पहले इसने दिया बकरी, बकरी पहला नहीं है, बकरी जो है सबसे पहला हमारा क्या है, ट्री। बकरी शाकाहारी है तो ये क्या आ जाएगा, ट्री के बाद, क्योंकि पेड़ पौधों को खाने वाली बकरी है तो पहले पे पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है। तो इसको खाने के बाद ही क्या है, बकरी का स्थान आता, तो ये तो हो नहीं सकता, ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे पे सबसे पहले दिया इसने सूर्य, ठीक है, पहले सूर्य आ गया, फिर आ गई बकरी, ये भी गलत हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया, फिर हो गया मानो, ठीक है। तो सूर्य, बकरी, मानो, तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, इसने
दूसरे स्थान पर सूर्य दिया, देखो टू पर सूर्य नहीं, पहले पर सूर्य आता, दूसरे पर बकरी आती, तब क्या है हमारा ठीक हो पाता। तीसरा ऑप्शन देखो, पहले पे सूर्य है, बिल्कुल ठीक है। फिर देखो पहले पे क्या आया, सूर्य आया। दूसरे पे क्या आया, दूसरे पे हमारे ट्री आ जाएंगे। थर्ड पे प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी आ जाएंगे। फोर्थ पर मांसाहारी आ जाएंगे। और फिफ्थ पर इनको मांसाहारी को खाने वाले सर्वाहारी आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी फूड चेन का क्या है, या ऊर्जा प्रवाह का स्थानांतरण होता है। तो पहले पे सूर्य है, ठीक है। दूसरे पे ट्री, तीसरे पे बकरी, ठीक है, क्योंकि बकरी एक शाकाहारी है। फोर्थ पर मांसाहारी, फिफ्थ पर सर्वाहारी, मानव एक सर्वाहारी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है, वर्षा का मुख्य कारण क्या है। हालांकि मैं इन सभी के बारे में पहले एक क्वेश्चन आया था वहां पे भी बता चुका हूं। संघनन क्या होता है, संघनन के बारे में भी बताया था कि हवा की जो तरल बूंदें हैं पानी की बूंदों को जो जल वाष्प के रूप में रूपांतरण कर देती है वो संघनन कहलाती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। फिर वाष्पीकरण, ये आप सभी को पता है वाष्पीकरण कैसे होता है, कहीं भी तालाबों के द्वारा, गर्म इनके द्वारा जो भी हमारी वाष्प होकर ऊपर जाते हैं फिर वो वाष्पीकरण का रूप ले लेते हैं। तो वर्षा किसका कारण है, वाष्पीकरण और संघनन इन दोनों का वर्षा कारण है। तो राइट आंसर क्या कहलाएगा, डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोहित कैंची की मदद से कार्ड शीट द्वारा विभिन्न आंकड़े बना रहा है, इस गतिविधि में किस बल का प्रयोग हो रहा है। देखो रोहित जो है एक कैंची लिया हुआ है और उससे सीट काट रहा है, तो उसका जो है ना मांसपेशियों का बल लग रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मांसपेशियों का बल। क्यों, क्योंकि घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल दो सतहों के बीच में लगता है। दो जो भी सतहें होंगी उनके बीच में लगने वाला बल क्या कहलाएगा, या उत्पन्न होने वाला बल क्या कहलाएगा, घर्षण बल कहलाएगा। और घर्षण बल की एक खास बात और होती है, ये विपरीत होता है, एक दूसरे के विपरीत लगेगा घर्षण बल। ठीक है, क्लियर। तो घर्षण बल एक दूसरे के विपरीत लगेगा। गुरुत्वाकर्षण बल आपको पता है कि जब कभी भी दो वस्तुओं के द्रव्यमान को आकर्षित करता है तो वो क्या कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मांसपेशियों का बल जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आप जान सकते हैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता था सीटेट के अंतर्गत कि जो कुनेन की दवाई है वो कहाँ से प्राप्त होती है, वो सिनकोना पेड़ की जो छाल होती है ना ऊपर की, उससे प्राप्त होती है। तो पहला ऑप्शन तो क्या है, बिल्कुल राइट है। दूसरा ऑप्शन, चावल वनस्पति तेल का एक अच्छा स्रोत है, नहीं, गलत। चावल एक वनस्पति चावल वनस्पति का एक अच्छा स्रोत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाए। दालें प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, आप सभी को पता ही होगा कि प्रोटीन के लिए हमें हरी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें हरी सब्जियां, दालें वगैरह जो है ये प्रोटीन की अच्छी स्रोत मानी जाती है। हरी सब्जियां विटामिन और खनिजों का अच्छा स्रोत है, ये भी हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। तो गलत कौन सा है, चावल। चावल वनस्पति का अच्छा स्रोत नहीं है, क्योंकि वनस्पति तेल जो होता है बीज से और फलों के जो भाग है उनसे निकाला जाता है या उनसे प्राप्त होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रसोई में आग लगने पर सुरक्षा उपाय के रूप में आप किसका प्रयोग करेंगे। आप सभी को पता है जब भी आग लगेगी तो हम अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अग्निशामक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक मेधा पाटकर और अमृता बिश्नोई के योगदान के बारे में बोल रहे हैं, तो वे किससे संबंधित हैं। सबसे पहली बात तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मेधा पाटकर कौन थी और अमृता बिश्नोई कौन थी। अमृता बिश्नोई के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा और आपने खूब पढ़ रखा होगा अमृता बिश्नोई कौन थी। ठीक है, तो मेधा पाटकर के बारे में भी आप जान लीजिए। मेधा पाटकर ने भी जो नर्मदा घाटी है ना उस परियोजना के खिलाफ क्या है, अभियान चलाया था। तो मेधा पाटकर ने नर्मदा घाटी का परियोजना अभियान चलाया था
और अमृता बिश्नोई के बारे में तो आपको पता ही होगा कि जिनके द्वारा चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी अमृता बिश्नोई के द्वारा। ठीक है, तो ये चिपको आंदोलन के अंतर्गत आ जाएगा। ये दोनों क्या है, ये दोनों पर्यावरण के मुद्दों के या उनके आंदोलन से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उनका आंदोलन पर्यावरण के मुद्दों पर है, तो दोनों का पर्यावरण के मुद्दों पर ही इनका आंदोलन देखने को मिलता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है सूर्य का द्रव्यमान लगभग बना होता है। देखिए, अगर मैं सूर्य की बात करूं तो सूर्य का द्रव्यमान ज़्यादातर तो हमारा हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ मिलता है, पर साथ ही साथ ये ऑक्सीजन से भी बना हुआ होता है। तो मैं बोल सकता हूं सूर्य का द्रव्यमान किस किस से, हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन से बना होता है। मैक्सिमम किसके, इन दोनों से बना होता है, पर ऑक्सीजन का भी हिस्सा होता है। लगभग 73% हाइड्रोजन का हिस्सा होता है, लगभग 25% हीलियम का हिस्सा होता है और लगभग 0.80% क्या है, ऑक्सीजन का हिस्सा देखने को मिलता है। तो इन सभी से क्या है, सूर्य का द्रव्यमान बना होता है। तारे भी हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। यहाँ पर सूर्य दिया ना, अगर मैं तारे भी दे देता ना, तो ये भी हाइड्रोजन और हीलियम से ही क्या है, बना हुआ होता है। तो सूर्य, इसके ऑप्शन के अंतर्गत देखो क्या दे रखा है। ऑप्शन में मैंने बताया ऑक्सीजन 25% नहीं, हीलियम होता है 25%, 90% नाइट्रोजन का हिस्सा तो होता ही नहीं, तो नाइट्रोजन का हिस्सा तो होता नहीं, ऑक्सीजन का हिस्सा होता है। तो तीन से ही तो बना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन। तो इन तीनों से क्या है, सूर्य का द्रव्यमान बना होता है। ठीक है, तो इनके हिस्से भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मानव और पौधों द्वारा निकाली जाती है। नहीं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मानव और पौधों द्वारा निकाली जाती है। मानव द्वारा ऑक्सीजन थोड़ी निकाली जाती है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, छोड़ता है। नेक्स्ट ऑप्शन है मानव ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों निकालता है। नहीं, ऊपर ही क्लियर हो गया है, मानव कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकालता है, वो सॉरी मानव ऑक्सीजन नहीं निकालता है। ठीक है। ऑप्शन 3 पौधों से ऑक्सीजन बिल्कुल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों निकालते हैं, बिल्कुल ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी जो है राइट हो जाएगा। क्योंकि जो श्वसन प्रक्रिया होती है, आप सभी ने पढ़ा भी होगा पौधों के बारे में, तो जब कभी भी जो पूरे दिन का श्वसन होता है, जब प्रकाश संश्लेषण केवल सूर्य की उपस्थिति में होता है, तो दिन के समय में जो श्वसन होता है उसके साथ ये हो जाता है CO2, और CO2 का उपयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो हमारा राइट आंसर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा जल संचयन का सबसे अच्छा उपयुक्त उपयोग क्या है। आप सभी को पता है वर्षा जल संचयन का मतलब क्या है कि एक सरल प्रक्रिया या फिर विधि जिसका उपयोग जो वर्षा का पानी है उसको हम अच्छे से प्रयोग कर सकें। मतलब कि जो वर्षा का पानी है ना उसका उपयोग अच्छे से कर सकें। जैसे कि किस प्रकार से कर सकते हैं, तो वर्षा का पानी तो हम जैसे कि इकट्ठा कर सकते हैं, जल संरक्षण कर सकते हैं। कैसे करके, जैसे कि जो तालाब बना के उनका हम उसका संरक्षण कर सकते हैं, और फिर उसका बाद में हम प्रयोग सिंचाई के रूप में बाद में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंचाई के प्रकार में क्या क्या समझते हो आप, जैसे कि छिड़काव करना, जैसे कि ड्रिप सिंचाई करना, जैसे कि सिंचाई करना, तो ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, सिंचाई के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका उपयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है चांगपा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। सीटेट का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। लद्दाख के अंतर्गत चांगपा जनजाति देखने को मिलती है। एक प्रकार की घुमतू जनजाति है जो हमको ठंडे रेगिस्तान में या फिर ऊंचे पठारों के अंतर्गत क्या है देखने को मिलती है। ठीक है, लगभग ये किसका काम करती है, आपको पता होगा कि एक शॉल आती थी जिसको हम बोलते थे पश्मीना शॉल, उसको बनाने का क्या है ये काम करते हैं। ठीक है, तो लद्दाख के अंतर्गत ये हमको देखने को मिलती है, पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख जो है ये राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तेजी से किस माध्यम से होकर गुजरती है? देखिए, ध्वनि जो है सबसे तेज ठोस सॉलिड में होकर गुजरती है। तो सबसे तेज जो निर्वात करती है ये सॉलिड में करती है। ठीक है, तो ध्वनि किससे मापते हैं हम? डेसिबल से नापते हैं। तो कई बार ये भी पूछ सकता है, ध्वनि किससे मापी जाती है? तो डेसिबल में नापी जाती है। तो देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन क्या दे रखे हैं। निर्वात, जल, वायु, लकड़ी। तो इन सभी में ठोस क्या है? लकड़ी जो है ठोस है। तो मैंने बताया ध्वनि तेजी से किससे होकर गुजरती है? ठोस से होकर गुजरती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ठोस जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लकड़ी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा सभी ऋतुओं में शिथिल क्यों प्रतीत होता है? ध्रुव तारा अपनी दूरी पर नहीं घूमता, बिल्कुल गलत है। ध्रुव तारा भूमध्य रेखा की दूरी पर है, बिल्कुल गलत है। ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की दूरी में स्थित है, तो इसलिए इसको ध्रुव तारा बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित है? तो आपको पता होगा उत्सर्जन तंत्र की एक प्रक्रिया होती है। क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, उत्सर्जन प्रणाली में मूत्र वाहिनी या वक्र या मूत्राशय के द्वारा मूत्र मार्ग क्या है इसके अंतर्गत शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैर भारतीय मूल का है? तो देखिए, आम भारतीय मूल का, केला और नारियल। स्ट्रॉबेरी जो है ये भारतीय मूल की नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी हमने सबसे पहले फ्रांस में उगाया था। ठीक है, कहाँ पर देखने को मिलता है? फ्रांस के अंतर्गत। ठीक है, ब्रिटेन या फ्रांस के अंतर्गत ये वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये स्ट्रॉबेरी क्या है? भारतीय मूल की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना जाता है कि निम्नलिखित में से किस गैस के कारण वातावरण के तापमान में वृद्धि हो रही है? देखिए, वातावरण में तापमान में वृद्धि का मैंने अच्छे से टॉपिक भी करवाया था, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इन गैसों के कारण वातावरण के टेम्परेचर में बढ़ती है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंतर्गत कौन कौन सी गैसें होती हैं? एक ट्रिक थी, मीना काजल लगाती है। ठीक है, मी से क्या हो जाएगा? मीथेन गैस। ना से क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड गैस। का से क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जल से क्या हो जाएगा? जल वाष्प गैस। तो CO2 जो इसमें क्या है? प्रमुख गैस मानी जाती है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन नहीं, हीलियम नहीं, रेडोन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस का कार्य करती है, तो टेम्परेचर बढ़ाने में काम करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ये सभी गैसें क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैसें। तो इस प्रकार से 2012 का हमने पेपर कर लिया। इससे पहले हम सारे पेपर कर चुके हैं, 2023 का, 22 का, 21 का, 20 का, 18 का, जितने भी मतलब ये हुए हैं, जिस जिस डे में हुए हैं, तो वो सभी हम कर चुके हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।